सुबह के 8 बज रहे थे। अद्वी की आंखें झटके से खुली। उसने अपने साइड टेबल पर रखा फ़ोन देखा और उसका दिमाग सून रह गया। सुबह के 8? वह पिछले 10 सालों में कभी सुबह 6 बजे के बाद नहीं उठा था। उसने तुरंत अपना माथा पकड़ा। कल रात की थकान और राधिका की उस जिद के कारण उसने अपना अलार्म बंद कर दिया था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और राधिका बाहर आई। उसने एक ढीली सी नीले रंग की डेनिम डंगरी और सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। बालों की 2 ढीली चोटियां बना रखी थी और वह एकदम किसी कॉलेज जाने वाली चुलबुली लड़की जैसी लग रही थी। गुड मॉर्निंग कुंभकर्ण, राधिका ने ज़ोर से गाते हुए कहा। क्या बात है मिस्टर बंसल, आज तो आप पूरे 8 बजे तक सोए हैं। मज़ा आया ना नींद पूरी करके? अद्विक ने तुरंत रजाई फेंकी और घबराहट में बोला, 8 बज गए? मेरी सुबह की मीटिंग, मेरा वर्कआउट सब मिस हो गया। वह भागकर अलमारी की तरफ जाने लगा, लेकिन राधिका ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी इस कारपोरेट वाली एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर। कल रात हमारी क्या डील हुई थी? आज कोई ऑफिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं। आज आप मेरे गुलाम हैं और मैं आपको मौज करना सिखाऊंगी। राधिका ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बड़े ही बॉस वाले अंदाज में कहा। अद्विक ने एक गहरी सांस ली। राधिका प्लीज़, मुझे कम से कम घर से ही कुछ ज़रूरी ईमेल्स चेक कर लेने दो। बिल्कुल नहीं। और सबसे पहली बात, अपने ये मरे मरे काले और ग्रे रंग के सूट पहनना बंद कीजिए। राधिका ने अलमारी से एक डार्क नेवी ब्लू रंग की कैजुअल टी शर्ट और एक रब डेनिम जींस निकालकर अद्विक के सीने पर दे मारी। जाइए, ये पहन कर आइए, आज हम शहर घूमने जा रहे हैं। अद्विक ने उस टी शर्ट को ऐसे देखा जैसे कोई एलियन की ड्रेस हो। उसने पिछले कई सालों से सूट के अलावा कुछ नहीं पहना था, लेकिन राधिका की बड़ी बड़ी आंखों की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। 15 मिनट बाद जब अद्विक बाथरूम से बाहर आया तो राधिका फ़ोन पर कुछ देख रही थी। उसने नज़रें उठाई और वह एकदम से सुन रह गई। अद्विक उस नेवी ब्लू टी शर्ट और जींस में इतना ज़्यादा हैंडसम और रफ टफ लग रहा था कि राधिका की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके चौड़े कंधे और जिम से बनी हुई मस्कुलर बॉडी उस टी शर्ट में एकदम उभर कर आ रही थी। राधिका ने मन ही मन सोचा, बाप रे, ये इंसान तो बिना सूट के हीरो लगता है। क्या देख रही हो ऐसे? मैं जोकर लग रहा हूँ ना? अद्विक ने अनकंफर्टेबल होते हुए अपनी टी शर्ट को थोड़ा नीचे खींचा। अरे नहीं नहीं। राधिका ने जल्दी से अपनी नज़रें चुराई और उसके गाल हल्के लाल हो गए। आप ठीक लग रहे हैं। चलिए अब बाहर निकलते हैं। उसी समय शहर के दूसरे कोने में सिंघानिया इंटरप्राइजेज के हेड ऑफिस में सिद्धार्थ सिंघानिया अपनी शानदार लेदर की कुर्सी पर बैठा बड़े मज़े से सिगार पी रहा था। उसे लग रहा था कि कल रात पार्टी में जो उसने राधिका की बेइज्जती करवाई है उससे अद्विक बौखला गया होगा। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि कांच चटकने की आवाज़ आई। उसका पीआर मैनेजर और असिस्टेंट रोहन भागता हुआ अंदर आया। उसके माथे पर पसीना था और सांसें फूल रही थी। सर सब खत्म हो गया। रोहन लगभग रोते हुए चिल्लाया। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सिद्धार्थ ने सिगार टेबल पर पटकते हुए गुस्से में पूछा। सर, हमारी कंपनी के शेयर्स सुबह मार्केट खुलते ही किसी ने हमारे 65% शेयर्स एक साथ खरीद लिए हैं। हमारे सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने रातों रात अपना पैसा निकाल लिया है। मार्केट में अफवाह फैला दी गई है कि हमारी कंपनी फ्रॉड कर रही है। बैंक वालों ने हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। सर, हम दिवालिया हो गए हैं। सिद्धार्थ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कुर्सी से झटके से उठा। यह कैसे हो सकता है? किसने किया ये सब? कौन है वो जिसने सिंघानिया को बर्बाद करने की हिम्मत की?
तभी सिद्धार्थ के टेबल पर रखा उसका पर्सनल फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ बाबू, कैसी कट रही है सुबह? दूसरी तरफ से अदबी के असिस्टेंट अमन की चुलबुली और फनी आवाज़ आई। कौन बकवास कर रहा है ये? और मेरे शेयर्स कहाँ हैं? सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया। अरे अरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है सर जी। आपके शेयर्स तो अब हमारे बॉस की जेब में सुरक्षित है। और रही बात दिवालिया होने की, तो कल रात पार्टी में आपने बॉस की बीवी से पंगा लेकर जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है ना, उसका दर्द तो अब आपको ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। अद्विक बंसल, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है। कागजों पर आपको बर्बाद करने वाली एक विदेशी सेल कंपनी है। अब आप आराम से सड़क पर जाइए, चाय पीजिए और अपनी ज़िंदगी के मज़े लीजिए। बंसल खानदान से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बाय बाय। अमन ने फ़ोन काट दिया। सिद्धार्थ सिंघानिया गुस्से, बेबसी और पागलपन में चिल्ला उठा। उसने अपने टेबल का सारा सामान उठाकर कांच की दीवार पर दे मारा। वह शहर का सबसे चालाक आदमी रातों रात सड़क पर आ चुका था। अदबी का वार इतना शांत और खतरनाक था कि सिद्धार्थ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इधर अद्विक अपनी चमचमाती मर्सिडीज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे कहाँ? आज कोई एसी वाली गाड़ी नहीं, आज हम रिक्शे से जाएंगे, राधिका ने कहते हुए पीले काले ऑटो को हाथ देते हुए कहा। क्या तुम पागल हो गई हो राधिका? मैं अद्विक बंसल इस खटारा ऑटो में बैठूंगा, लोग क्या कहेंगे? अद्विक ने घबरा कर पीछे हटते हुए कहा। लोग गए भाड़ में, आप मेरे साथ आ रहे हैं या मैं वो नाक में उंगली वाली फ़ोटो? राधिका ने अपना फ़ोन निकालते हुए धमकी दी। फाइन। अद्विक ने हार मानते हुए मुंह बनाया और जाकर ऑटो में बैठ गया। राधिका भी हंसते हुए उसके बगल में बैठ गई। भैया, एकदम मरीन ड्राइव चलो, मस्त हवा खाते हुए, राधिका ने ऑटो वाले से कहा। ऑटो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ने लगा। अद्विक ऑटो की रोड को इतनी कसकर पकड़े हुए था जैसे उसकी जान निकल रही हो। हवा के तेज झोंकों से राधिका के बाल उड़ रहे थे और बार बार अद्विक के चेहरे से टकरा रहे थे। अद्विक ने चिढ़कर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैसे उसने राधिका की तरफ देखा, वह रुक गया। राधिका आंखें बंद करके हवा का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत और खुशी थी जो अद्विक ने अपनी उस करोड़ों की कंपनी में कभी नहीं देखी थी। राधिका की वह बेपरवाह स्माइल देखकर अद्विक के अंदर की सारी घबराहट अचानक से गायब हो गई। उसने धीरे से अपनी पकड़ रोड पर से ढीली की। अचानक ऑटो वाले ने एक जोर का ब्रेक मारा। राधिका झटके से आगे की तरफ गिरी, लेकिन इससे पहले कि उसका सिर आगे लगता, अद्विक ने बिजली की तेजी से अपना हाथ राधिका के माथे के आगे लगा दिया। राधिका का सिर लोहे की रोड पर लगने के बजाय अद्विक के गरम मजबूत हाथ पर जा लगा। राधिका ने झटके से आंखें खोली और अद्विक की तरफ देखा। अद्विक की आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। दोनों की नज़रें मिली। ऑटो की वह छोटी सी जगह, शहर का शोर और हवा के बीच दोनों का वो एक दूसरे का देखना। वक्त जैसे कुछ पलों के लिए ठहर गया था। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। संभल कर, अद्विक ने अपनी नज़रें हटाते हुए धीमी आवाज़ में कहा। राधिका ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे अद्विक की यह फिक्र अंदर तक छू गई थी। ऑटो से उतरकर दोनों एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड वाली गली में आए। वहाँ भीड़ थी, शोर था और मसालों की तेज महक आ रही थी। आज हम पानी पूरी कंपटीशन करेंगे, जो हारेगा वो जीते वाले की हर बात मानेगा। राधिका ने एक ठेले के पास जाकर चैलेंज फेंका। अद्विक ने अपना माथा पीटा। राधिका, मैं यह अनहाइजेनिक सड़क का खाना नहीं खाता।
मेरा पेट खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप डरपोक हैं तो सीधा बोल दीजिए ना, राधिका ने उसे उकसाते हुए कहा। अद्वी की ईगो हर्ट हो गई। मैं किसी से नहीं डरता, चलो लगाओ कंपटीशन। ठेले वाले ने पानी पूरी देना शुरू किया। राधिका तो अपनी मज़े के स्पीड में खा रही थी, लेकिन अद्विक, जिसे बिल्कुल तीखा खाने की आदत नहीं थी, उसकी हालत खराब हो गई। चौथे गोलगप्पे के बाद ही अद्विक की आंखें लाल हो गई और कानों से धुआं निकलने लगा। क्या हुआ मिस्टर बॉस, हार मान ली? राधिका ने जोर से हंसते हुए पूछा। अद्विक ने जिद में आकर 5वां गोलगप्पा मुंह में रख लिया। वह बुरी तरह खांसने लगा। राधिका की हंसी तुरंत रुक गई। उसने जल्दी से एक पानी की बोतल खोली और अद्विक के मुंह के पास लगाई। अरे अरे, आराम से, मैंने तो मजाक किया था। आपको जीतने के लिए अपनी जान थोड़ी देनी है, राधिका ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। अद्विक ने पानी पिया और लंबी सांस ली। उसकी आंखों से पानी आ रहा था। तभी राधिका ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा अद्विक के होठों के किनारे पर रखा और वहां लगा हुआ मसाला पोंछ दिया। राधिका के अंगूठे का वह हल्का सा स्पर्श अद्विक के शरीर में करंट की तरह दौड़ गया। दोनों की आंखें फिर से टकराई। इस बार कोई भी अपनी नज़रें नहीं हटाना चाहता था। अद्विक ने महसूस किया कि यह झल्ली सी लड़की न सिर्फ उसे परेशान करना जानती है, बल्कि उसका ख्याल रखना भी बहुत अच्छे से जानती है। मैं हार गया, अद्विक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। यह पहली बार था जब अद्विक हार कर भी इतना खुश लग रहा था। वहाँ से निकलकर राधिका उसे एक बड़े से इंडोर गेमिंग जोन में ले गई। अद्विक ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी वीडियो गेम्स नहीं खेले थे। राधिका उसे गन शूटिंग वाले गेम पर ले गई। चलिए देखते हैं आपका निशाना कैसा है, राधिका ने प्लास्टिक की गन अद्विक के हाथ में थमाते हुए कहा। अद्विक ने गन पकड़ी। उसका वो कैलकुलेटिव कॉरपोरेट दिमाग यहाँ भी काम करने लगा। उसने दूरी नापी, एंगल सेट किया और लगातार 10 परफेक्ट शॉट मार दिए। स्क्रीन पर विनर लिख कर आ गया। राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह मिस्टर बंसल, आप तो एकदम स्नाइपर निकले, मान गई आपको, राधिका ने ताली बजाते हुए कहा। अद्विक के चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और गहरी मुस्कान आ गई। उसे अंदर से बच्चों जैसी खुशी महसूस हो रही थी। उसने वहाँ गेम जीतकर जो ढेर सारे टिकट्स कमाए थे, उसे उसने काउंटर पर जाकर एक बहुत ही प्यारा सा सफ़ेद रंग का टेडी बियर खरीदा और राधिका की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए, हारने वालों की तरफ से, अद्विक ने कहा। राधिका ने वह टेडी बियर गले में लगा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। पता है अद्विक, यह मेरा पहला टेडी बियर है। गांव में कभी किसी ने मुझे यह सब नहीं दिया। अद्विक ने राधिका की आंखों में वह मासूम खुशी देखी तो उसे लगा कि वह अपनी सारी दौलत इस एक स्माइल पर लुटा सकता है। शाम हो चुकी थी। दोनों समंदर किनारे एक शांत सी जगह पर बैठे थे। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी पानी पर चमक रही थी। अद्विक ने अपने जूते उतार दिए थे और उसके पैर रेत में थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक दिन में इतना सब कुछ कर सकता है, और वह भी बिना अपने काम के बारे में सोचे। राधिका मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी, इसीलिए राधिका ने थोड़ा सा खुद को सिकुड़ लिया। अद्विक ने बिना कुछ कहे अपनी कैजुअल जैकेट उतारी और राधिका के कंधों पर डाल दी। जैकेट में अद्विक के महंगे परफ्यूम की बहुत ही अच्छी सी महक थी, जिसने राधिका के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। थैंक यू, राधिका ने अद्विक की तरफ देखते हुए कहा। मुझे थैंक यू कहना चाहिए, अद्विक ने समंदर की लहरों को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ बहुत ही शांत और सुकून भरी थी। पिछले 10 सालों में मैंने आज पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया है राधिका। मैं भूल गया था कि ज़िंदगी में काम और पैसों के अलावा भी कुछ होता है। आज तुमने मुझे वो ज़िंदगी वापस दे दी जिसे मैंने कहीं पीछे छोड़ दिया था। राधिका ने
मुस्कुराकर अपना सिर धीरे से अद्विक के चौड़े कंधे पर रख दिया। अद्विक ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगा। जिंदगी बहुत छोटी है अद्विक, राधिका ने उसके कंधे पर सिर रखे रखे ही धीमी आवाज में कहा। हमेशा बस भागते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी रुक कर अपनों के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी होता है। और वैसे भी अब तो तुम्हें मेरी इस बकबक की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। अद्विक ने धीरे से अपना हाथ राधिका के हाथ पर रख दिया और उंगलियों को आपस में फंसा लिया। वह स्पर्श इतना कोमल और सच्चा था कि उसमें किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अभी सादत के साथ जीना अच्छा लगने लगा है राधिका, अद्विक ने धीमी आवाज़ में कहा। दोनों काफ़ी देर तक उसी जगह बैठे रहे। एक वो इंसान जो अपनी भावनाओं को हमेशा तिजोरी में बंद रखता था, और एक वो लड़की जो हर भावना को खुलकर जीती थी। दोनों अब एक दूसरे की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुके थे। दुश्मनों का सफाया हो चुका था, जिम्मेदारियों के बीच से एक नया प्यार जन्म ले रहा था, और बंसल मेंशन में अब कभी शांति नहीं होने वाली थी, क्योंकि राधिका ने उस घर को और अद्विक के दिल को अपनी मोहब्बत और झलीपन से हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। समंदर किनारे सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में हल्के तारे चमकने लगे थे। शाम की ठंडी हवा और भी खुशनुमा हो गई थी। अद्विक और राधिका अभी भी रेत पर बैठे थे, लेकिन राधिका के अंदर की वह चुलबुली बच्ची ज़्यादा देर तक शांत कहाँ बैठने वाली थी। तभी थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों की भीड़ नजर आई। वहाँ एक ओपन माइक और म्यूजिक का इंतजाम था, जहाँ कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियाँ गिटार और ढोलक के साथ गाना गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। ढोलक की थाप सुनते ही राधिका के पैर मचलने लगे। अद्विक, देखो वहाँ कितना मज़ा आ रहा है, चलो ना। राधिका ने अद्विक का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। अद्विक ने घबरा कर अपने जूते पहनते हुए कहा, पागल हो गई हो? मैं बंसल ग्रुप का बॉस हूँ। मैं सड़क किनारे ऐसे भीड़ में जाकर डांस नहीं कर सकता। कोई वीडियो बना लेगा तो कल न्यूज़ में आ जाएगा। अरे तो आने दो ना न्यूज़ में। अरबपति बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के साथ किया सड़क पर डांस, कितनी मस्त हेडलाइन बनेगी। राधिका ने आंख मारी और बिना अद्विक की बात सुने उसे ज़बरदस्ती उस भीड़ के बीच खींच ले गई। भीड़ में एक बहुत ही मस्त और देसी बॉलीवुड गाना बज रहा था। राधिका ने आओ देखा ना ताओ, वह सीधे बीच में गई और बिल्कुल अपने गांव वाले बिंदास अंदाज में ठुमके लगाने लगी। उसकी एनर्जी इतनी कमाल की थी कि आसपास खड़े लोग भी ताली बजाने लगे और उसे चीयर करने लगे। अद्विक किनारे खड़ा भूत बनकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतनी भीड़ के बीच बिना किसी शर्म या झिझक के इतने मज़े से नाच रही है। उसे एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर जब उसने राधिका के चेहरे की वो बेपरवाह और खिलखिलाती हुई हंसी देखी तो उसका सारा गुस्सा पानी हो गया। वह बस अपनी नज़रें राधिका से हटा ही नहीं पा रहा था। तभी डांस करते हुए भीड़ में से एक दो मनचले लड़के राधिका के थोड़ा ज़्यादा करीब आने लगे और उसमें से एक ने राधिका के कंधे को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। अद्विक, जिसके चेहरे पर अभी एक हल्की सी मुस्कान थी, उसका खून अचानक खौल उठा। उसकी आंखों में वह खतरनाक वाला गुस्सा आ गया। वह बिजली की तेज़ी से भीड़ को चीरता हुआ बीच में पहुंचा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, अद्विक ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे झटके से पीछे धकेल दिया। भीड़ एकदम से शांत हो गई। राधिका भी चौंक गई। अद्विक ने उस लड़के को अपनी खूंखार आंखों से घूरा और कहा, अगर अगली बार नज़र भी उठाई तो आंखें निकालूंगा। उसकी आवाज़ इतनी भारी और ठंडी थी कि वह लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। राधिका ने अद्विक का हाथ सहलाते हुए कहा, अरे छोड़ो ना, माहौल क्यों खराब कर रहे हो? अद्विक ने तुरंत पलटकर राधिका की कमर में
अपना एक हाथ डाला और उसे झटके से अपने सीने से लगा लिया। राधिका की सांसें एकदम से अटक गई। भीड़ जो अभी तक डरी हुई थी, वह इस रोमांटिक सीन को देखकर हुटी करने लगी। तुम्हें डांस करना है ना, तो मेरे साथ करो। अद्विक ने राधिका की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। राधिका का मुंह खुला रह गया। आपको डांस आता है? अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस म्यूजिक बजने का इशारा किया। गाना फिर से शुरू हुआ और अद्विक ने राधिका को अपने साथ कदम ताल मिलाते हुए इतने बेहतरीन तरीके से घुमाया कि राधिका के होश उड़ गए। अद्विक ने कोई बहुत तेज डांस नहीं किया, बल्कि वह बहुत ही सलीके से राधिका को अपनी बाहों में लेकर मूव कर रहा था। अंत में उसने राधिका को कमर से पकड़कर हल्का सा पीछे की तरफ झुकाया और उसकी आंखों में देखा। राधिका का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह बाहर आ जाएगा। अद्विक की ये दीवानगी और अचानक से बदला हुआ रूप राधिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। डांस के बाद दोनों भीड़ से बाहर आए। राधिका का चेहरा अभी भी लाल था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और बिना किसी चेतावनी के मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अद्विक ने तुरंत राधिका का हाथ पकड़ा। चलो, गाड़ी की तरफ भागो, मेरे लोग यहीं हैं, वरना पूरी तरह भीग जाएंगे। लेकिन राधिका कहाँ भागने वाली थी। उसने अद्विक का हाथ झटक दिया और सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर आसमान की तरफ मुंह करके बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। राधिका, तुम पागल हो, बीमार पड़ जाओगी, चलो यहाँ से। अद्विक एक छज्जे के नीचे खड़ा होकर चिल्लाया। राधिका ने वहीं से छपाक से एक पानी के गड्ढे में पैर मारा और सारा पानी अद्विक के जूतों और जीन्स पर आ गिरा। आप आइए न यहाँ, यह बारिश की पहली बूंदें हैं, इन्हें ऐसे छुप कर नहीं देखते। राधिका ने जोर से हंसते हुए हाथ बढ़ाया। अद्विक झल्लाते हुए आगे बढ़ा ताकि राधिका को खींचकर अंदर ला सके, लेकिन राधिका ने चालाकी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अद्विक का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे राधिका के ऊपर आकर गिरा। अद्विक ने खुद को संभालने के लिए राधिका की कमर पकड़ ली और दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए। अद्विक के बाल उसके माथे पर चिपक गए थे और राधिका के चेहरे से पानी की बूंदें फिसल रही थी। तुम एक नंबर की पागल लड़की हो, अद्विक ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था। और आप एक नंबर के सड़ो इंसान हैं, जिसे मैं सुधार कर ही दम लूँगी, राधिका ने उसकी नाक खींचते हुए कहा। बारिश इतनी तेज़ थी कि अद्विक की गाड़ी तक जाना मुश्किल हो रहा था। तभी राधिका की नज़र सड़क किनारे खड़ी एक पीली रंग की किराए वाली स्कूटी पर पड़ी, जिसका मालिक एक चाय की टपरी के नीचे खड़ा था। अद्विक, आज हम कार से नहीं जाएंगे, आज हम इस स्कूटी से जाएंगे। राधिका की आंखों में एक तूफानी चमक थी। क्या? सवाल ही नहीं उठता। मैं इस खटारा दोपहिया गाड़ी पर इस बारिश में बिल्कुल नहीं बैठने वाला, और वैसे भी मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती। अद्विक ने साफ मना कर दिया। किसने कहा आपको चलानी है? मैं चलाऊंगी ना, आप चुपचाप मेरे पीछे बैठेंगे, राधिका ने टपरी वाले से चाबी लेते हुए कहा। अद्विक के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी पत्नी के पीछे एक खटारा स्कूटी पर बैठेगा। लेकिन राधिका ने स्कूटी स्टार्ट की और उसे ऐसे देखा कि अद्विक को हार माननी ही पड़ी। अद्विक बेमन से पीछे जाकर बैठ गया। राधिका, आराम से चलाना, मुझे स्पीड से बहुत नफरत है, आप बस मजबूती से पकड़ लीजिए बॉस। राधिका ने आंख मारी और ऐसा एक्सीलेटर घुमाया कि स्कूटी हवा से बातें करने लगी। राधिका, धीरे। अद्विक के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई। उसने बचने के लिए झटके से अपने दोनों हाथ राधिका की पतली कमर में डाल लिए और उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा सीना राधिका की पीठ से चिपक गया। राधिका ने जानबूझकर एक दो हल्के झटके मारे ताकि अद्विक की पकड़ और मजबूत हो जाए। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर टकरा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी
और खाली सड़क पर राधिका मज़े से गाते हुए स्कूटी दौड़ा रही थी। अद्विक ने शुरुआत में बहुत घबराहट महसूस की, लेकिन फिर जब उसे राधिका की वह खिलखिलाहट सुनाई दी और राधिका की गर्माहट महसूस हुई, तो अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर राधिका के कंधे पर रख दिया। यह सुकून उसे दुनिया की किसी दौलत या किसी लग्जरी कार में कभी नहीं मिला था। बारिश और ठंड की वजह से राधिका को एक हल्की सी छींक आई। अद्विक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और स्कूटी रुकवा दी। तुम सच में मुझे किसी दिन पागल कर दोगी, चलो यहाँ उतरो। अद्विक ने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी पर स्कूटी रुकवाई। रात के 11 बज चुके थे और टपरी पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। बाबा 2 अदरक वाली चाय देना, अद्विक ने अपनी जैकेट निचोड़ते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने चाय बनाते हुए उन दोनों को देखा। क्या बात है बेटा, घर से भाग कर आए हो क्या? कपड़े भी भीगे हैं और ऐसे रात में अकेले घूम रहे हो। अद्विक को सफाई देने ही वाला था कि राधिका के अंदर का ड्रामा फिर जाग उठा। उसने अद्विक का हाथ कसकर पकड़ा और बिल्कुल रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली, हाँ बाबा, क्या बताऊँ आपको, इनके घर वाले बहुत ही जालिम हैं। मुझे मारते पीटते थे और मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे। इन्होंने मुझे ऐन मंडप से भगा लिया। अब हम जा रहे हैं बहुत दूर, जहाँ ये जालिम दुनिया हमें अलग ना कर सके। अद्विक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि वह अपना सिर दीवार पर मार ले। वह राधिका को घूर रहा था, लेकिन राधिका उसे देखकर मासूमियत से आंखें झपका रही थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ बेटी, तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। राधिका ने गहरी सांस ली और अद्विक की तरफ देखा। अद्विक ने अपना माथा खुजाया, लेकिन फिर अचानक उसने भी राधिका के ड्रामे में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, जिससे राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। अद्विक ने राधिका के कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा और एक गहरी सीरियस आवाज़ में बोला, बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। इसके पिताजी ने मेरे पीछे गुंडे लगाए थे, पर मैंने भी 10-15 को तो अकेले ही पीट दिया। अब हम पहाड़ों में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे और वहीं रहेंगे। राधिका की आंखें फटी रह गई। अद्विक, बंसल और इतना भारी झूठ, और वो भी इतने सीधे और सीरियस चेहरे के साथ। राधिका ने अपनी हंसी छुपाने के लिए तुरंत चाय का कुल्हड़ मुंह पर लगा लिया। चाय पीते वक्त अद्विक ने अपनी रुमाल निकाली और बहुत ही नरमी से राधिका के गिले बालों को पोंछने लगा। राधिका की सारी मस्ती एकदम से शांत हो गई। अद्विक का वह छूना इतना कोमल था कि राधिका बस उसकी आंखों में खो सी गई। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर बंसल, मैं गांव की लड़की हूँ, मुझे इतनी जल्दी सर्दी नहीं होती, राधिका ने धीमी आवाज़ में कहा। अद्विक ने रुमाल हटाया और राधिका के चेहरे पर आई एक गीली लट को उसके कान के पीछे फंसाते हुए बोला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो राधिका, तुम्हारी इस पागलों वाली दुनिया में मैं शामिल हो गया हूँ, तो तुम्हें भी मेरी इस फिक्र की आदत डालनी पड़ेगी। राधिका ने उस टपरी की हल्की पीली रोशनी में अद्विक को देखा। आज का दिन उन दोनों के लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी का वो पन्ना था जहाँ से अब कभी वापस उस नीरस और कड़क ज़िंदगी में नहीं जाया जा सकता था। अद्विक पूरी तरह से राधिका के रंगों में रंग चुका था और राधिका के दिल हमेशा के लिए इस सख्त मिजाज इंसान के नाम हो चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे जब अद्विक की मर्सिडीज बंसल मेंशन के विशाल लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुई। कार के रुकते ही अद्विक ने जल्दी से बाहर निकलकर राधिका की तरफ का दरवाज़ा खोला। दोनों अभी भी हल्के हल्के भीगे हुए थे। जैसे ही राधिका ने कार से बाहर कदम रखा, ठंडी हवा की एक झोंके ने उसे छुआ और अचानक आछू राधिका ने एक बहुत ही ज़ोरदार छींक मारी। अद्विक ने तुरंत अपनी आंखें सिकुड़ी और उसे ऐसे घूरा जैसे राधिका ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। राधिका ने लगातार 2 और छींकें मारी और अपनी नाक को किसी छोटे बच्चे की तरह रगड़ने लगी।
उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था और वो एकदम मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा था ना राधिका, मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था कि बारिश में मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगी। अदबी का पारा अब एकदम से चढ़ गया। उसकी आवाज़ में वो पुराना कड़कपन वापस आ गया था, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा कम और फिक्र ज़्यादा थी। पर नहीं, तुम्हें तो वो खटारा स्कूटी चलानी थी। तुम्हें तो आसमान की तरफ मुंह करके पहली बारिश का मज़ा लेना था। गांव की लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ तुम्हारी उस गजब की इम्यूनिटी को? अब चीखते हुए कैसी लग रही हो? राधिका ने मुंह फुला लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए बोली, अब मैं क्या जानबूझकर बीमार पड़ी हूँ मिस्टर बंसल? आप तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे मैंने चीख मार कर कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। और वैसे भी बारिश में नहाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। आप जैसे मरे मरे इंसान क्या समझेंगे? आपको तो बस अपनी वो मर्सिडीज और एसी वाले कमरे ही समझ आते हैं। ये तो बस थोड़ी सी ठंड लग गई है। सुबह तक मैं एकदम घोड़े बेचकर सोऊंगी और उठते ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुमसे बहस करना ही बेकार है। अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए घर के अंदर ले गया। कमरे में पहुंचते ही अद्विक ने उसे तुरंत बाथरूम पर थमाया। जाओ, जाकर गर्म पानी से नहा कर आओ और अपने बाल अच्छे से सुखाना। मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। 10 मिनट बाद जब राधिका गर्म पानी से नहाकर और अपने नाइट सूट में बाहर आई तो उसने देखा कि अद्विक भी अपने कपड़े बदल चुका था और उसके हाथ में एक बड़ा सा मग था जिसमें से भाप निकल रही थी। उस मग से बहुत ही अजीब और कड़वी सी महक पूरे कमरे में फैल रही थी। ये क्या है? राधिका ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए पूछा और एक कदम पीछे हट गई। ये देखने में ही किसी नाले के उबले हुए पानी जैसा लग रहा है। मैं इसे बिल्कुल नहीं पीने वाली। अद्विक ने एक लंबी सांस ली और मग लेकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। राधिका, ये काढ़ा है। कोई तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट शेक नहीं है जो तुम्हें टेस्टी लगेगा। तुम्हें ठंड लग गई है और तुम्हारा गला खराब हो रहा है। इसे चुपचाप एक सांस में पी लो, वरना मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाना बहुत अच्छे से आता है। और अगर तुमने ज़्यादा नाटक किया तो मैं रात के 1 बजे डॉक्टर को घर बुलाकर तुम्हें इतना बड़ा इंजेक्शन लगवाऊंगा कि तुम 2 दिन तक बैठ नहीं पाओगी। राधिका ने अपनी आंखें बड़ी की। हाँ हाँ हाँ, इंजेक्शन? मुझे डरा रहे हैं आप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके इन खोखले डरावने डायलॉग से डर जाऊंगी। और मैं ये कड़वा जहर तो बिल्कुल नहीं पीने वाली। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी राधिका को एक और ज़ोरदार छींक आई और इस बार उसे हल्की सी खांसी भी शुरू हो गई। अद्विक ने बिना कुछ कहे मग को राधिका के होठों के पास लगा दिया। उसकी आंखों में वो सख्त वाला बॉस वाला लुक था जिसे देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। चुपचाप पियो राधिका, मैंने कहा ना, पियो इसे। राधिका ने हार मानते हुए मुंह बनाया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने एक ही सांस में वो पूरा कड़वा काढ़ा गटक लिया। जैसे उसने मग छोड़ा, उसका पूरा चेहरा करवाहट से सिकुड़ गया। थू, कितना गंदा टेस्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे आपने इसमें करेले के साथ साथ नीम की पत्तियां भी उबाल दी हो। आप सच में बहुत जालिम इंसान हैं अद्विक, राधिका ने खांसते हुए कहा। अद्विक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। उसने मग को साइड टेबल पर रखा और राधिका को कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। अब चुपचाप लेट जाओ, अद्विक ने कहा और एक भारी सी रजाई उठाकर राधिका को इस तरह से लपेट दिया कि सिर्फ उसका मुंह बाहर दिख रहा था। अरे, मैं कोई इजिप्ट की मम्मी हूँ क्या जिसे आपने पट्टियों में लपेट कर रख दिया है? मुझे सांस नहीं आ रही है मिस्टर बंसल, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। मुझे बाहर निकालिए इस रजाई से। राधिका ने रजाई के अंदर से अपने हाथ पर मारते हुए छटपटा कर कहा। अद्विक ने दोनों हाथ राधिका के दोनों तरफ बिस्तर पर टिका दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सर्द आंखों में अब एक अजीब सी गर्माहट थी। शांति से सो जाओ राधिका। अगर तुमने रजाई हटाने की कोशिश की
तो मैं सच में तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखना अब मेरा काम है। गुड नाइट। राधिका अद्विक को इतने करीब देखकर एकदम शांत हो गई। अद्विक की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बस रजाई के अंदर से अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अद्विक उसे कुछ देर तक वैसे ही देखता रहा। फिर उसने कमरे की लाइट बंद की और खुद भी सोफे पर जाकर लेट गया। रात के करीब 3 बजे होंगे जब राधिका की नींद खुली। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन तभी उसे अपने माथे पर एक ठंडे और नरम हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। अद्विक उसके पास बिस्तर के किनारे बैठा था। वह जाग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह पानी में भीगी हुई पट्टियां राधिका के माथे पर रख रहा था ताकि उसका बुखार कम हो सके। अद्विक, राधिका के मुंह से बहुत ही धीमी और कमज़ोर सी आवाज़ निकली। आप सोए नहीं? अद्विक ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से उसके बिखरे हुए बालों को सहलाया। तुम सो जाओ राधिका, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। राधिका ने रजाई के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला और अद्विक के उस बड़े से हाथ को पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छे हो अद्विक। बाहर से एकदम नारियल की तरह सख्त, लेकिन अंदर से उतने ही मीठे और कोमल। मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। अद्विक ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे धीरे से चूमा। तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी नींद कुर्बान कर सकता हूँ राधिका, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी यह खामोशी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुझे वो मेरी झल्ली, बकबक करने वाली और हमेशा मुझसे लड़ने वाली राधिका वापस चाहिए। राधिका के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अद्विक का हाथ पकड़े पकड़े ही गहरी नींद में सो गई। तूफान से पहले की खामोशी और एक पागल दुश्मन। अगले दिन सुबह बंसल मिंसल में तो सब ठीक था, लेकिन शहर के एक पुराने बंद पड़े गोदाम में माहौल बेहद खौफनाक था। यह गोदाम सिद्धार्थ सिंघानिया का था। कल तक जो इंसान इटालियन सूट पहनकर शहर की सबसे ऊंची इमारत से दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझता था, आज वो उसी के गोदाम में फटे हाल बैठा था। उसकी आंखें लाल और खुखार हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। सर, उसके पीछे से उसके एक पुराने और वफादार गुंडे रंगा ने आते हुए कहा, सर, बैंक वालों ने आपकी सारी गाड़ियां और प्रॉपर्टी सीज कर ली है। अद्विक बंसल ने मार्केट में ऐसी चाल चली है कि अब कोई भी इन्वेस्टर हमारा नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। हम पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हैं। सिद्धार्थ ने अचानक वो शराब की बोतल पूरी ताकत से सामने की दीवार पर दे मारी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। वह किसी भूखे भेड़िए की तरह चिल्लाया, अद्विक बंसल। उसे क्या लगा? उसे लगा कि उसने मुझसे मेरी कंपनी, मेरा रुतबा और मेरा पैसा छीन लिया तो सिद्धार्थ सिंघानिया ख़त्म हो गया। वो मुझे जानता नहीं है रंगा। अगर वो मुझे बिजनेस में हरा सकता है तो मैं उसे उसकी असली ज़िंदगी में हराऊंगा। वो अब एक कारपोरेट दुश्मन नहीं, मेरा जाति दुश्मन है। मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। रंगा ने डरते हुए कहा, लेकिन सर, अद्विक बंसल के पास बहुत पावर है। उसकी सिक्योरिटी को भेदना नामुमकिन है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिद्धार्थ के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और पागलपन से भरी मुस्कान आ गई। वह रंगा के पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, किसने कहा कि मैं अद्विक पर वार करूंगा? अद्विक की कोई कमजोरी नहीं थी। वो एक लोहे की दीवार था, लेकिन अब उस दीवार में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी और वो दरार है उसकी वो गंवार बीबी राधिका। सिद्धार्थ गोदाम में टहलने लगा। उसका दिमाग किसी खतरनाक साजिश को बूंद रहा था। कल मैंने पार्टी में देखा था रंगा, जब मैंने उस लड़की की बेइज्जती करवाई तो अद्विक की आंखों में वो गुस्सा था जो मैंने आज तक किसी बिजनेस डील के टूटने पर नहीं देखा। अद्विक उस लड़की से प्यार करने लगा है। राधिका वो कच्ची डोर है जिसे अगर मैंने काट दिया तो अद्विक बंसल नाम की वो घमंडी पतंग सीधे ज़मीन पर आकर गिरेगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
अद्विक ने मेरा अहंकार तोड़ा है। मैं उसका गुरूर, उसका प्यार, उसकी राधिका को ही ख़त्म कर दूंगा। तो क्या हुक्म है सर, क्या करना है? रंगा ने अपने चाकू को निकालते हुए पूछा। नज़र रखो उस लड़की पर, वो घर से बाहर ज़रूर निकलेगी, और जब वो बंसल मेंशन की उस सुरक्षित चार दीवारी से बाहर आए तो उसे उठा लेना। मैं अद्विक बंसल को उसकी सबसे कीमती चीज़ तड़प तड़प कर मरते हुए दिखाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की खौफनाक हंसी उस अंधेरे गोदाम में गूंजने लगी। खतरा और राधिका का निडर रूप। बुखार से उठने के 2 दिन बाद राधिका पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अद्विक ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया था, लेकिन राधिका कहाँ मानने वाली थी। काव्या के बुटीक के लिए कुछ खास फैब्रिक की डिलीवरी आनी थी और काव्या किसी काम से बाहर थी। राधिका ने काव्या की मदद करने का फैसला किया। मैं बस अभी जाकर फैब्रिक चेक करके आती हूँ। मिस्टर बॉस को क्या ही पता चलेगा, वो तो अपने मीटिंग्स में बिजी है, राधिका ने खुद से कहा और ड्राइवर को बुटीक चलने को कहा। बुटीक शहर के एक थोड़े शांत इलाके में था। राधिका ने अंदर जाकर फैब्रिक चेक किया और जब वो बाहर अपनी कार की तरफ लौट रही थी तभी अचानक 2 काली एसयूवी गाड़ियों ने उसकी कार को आगे और पीछे से ब्लॉक कर दिया। राधिका के ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी 4 हट्टे कट्टे गुंडों ने आकर ड्राइवर की तरफ का शीशा तोड़ दिया और उसे कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। राधिका एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसके अंदर की वो निडर और बेबाक गांव वाली लड़की तुरंत जाग गई। उसने अपने फ़ोन से जल्दी से अद्विक का नंबर डायल किया, लेकिन इससे पहले कि कॉल लगती एक गुंडे ने पीछे का दरवाज़ा खोला और राधिका के हाथ से फ़ोन छीनकर सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। चुपचाप बाहर निकल मैडम, वरना तेरे इस ड्राइवर को यहीं ख़त्म कर देंगे, रंगा ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। राधिका ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बिना किसी डर के कार से बाहर निकली। कौन हो तुम लोग, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अद्विक बंसल की पत्नी हूँ मैं। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझ पर हाथ भी उठाने की कोशिश की है तो वो तुम सबको जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। तभी पीछे खड़ी एक काली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सिद्धार्थ सिंघानिया ताली बजाते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें किसी पागल इंसान की तरह चमक रही थी। वाह क्या बात है मिसेज बंसल का कॉन्फिडेंस तो देखिए। पति ने कल ही मेरी सारी दौलत छीन ली, लेकिन पत्नी का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर है, सिद्धार्थ ने राधिका के करीब आते हुए कहा। राधिका ने सिद्धार्थ को तुरंत पहचान लिया। वह कारपोरेट पार्टी वाला वही शख्स था जिसने उसका अपमान करने की कोशिश की थी। राधिका बिल्कुल नहीं घबराई। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और बिल्कुल सीधे सिद्धार्थ की आंखों में देखकर बोली, अच्छा तो तुम हो वो सिद्धार्थ सिंघानिया जिसकी मेरे पति ने कल ही सारी हेकड़ी निकाल कर उसे सड़क पर ला बिठाया है। पार्टी में जब तुम्हें देखा था तो शक्ल से तुम कोई बहुत बड़े और स्मार्ट बिजनेसमैन लगते थे, लेकिन आज तुम्हारी ये फटीचर हालत और हरकतें देखकर लग रहा है कि तुम एकदम सड़क छाप गुंडे हो। क्या हुआ, बिजनेस के मैदान में अद्विक से हार गए तो अब एक औरत को हराने आ गए? यही तुम्हारी मर्दानगी है। राधिका के इन तीखे शब्दों ने सिद्धार्थ के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया कि राधिका को एक जोरदार तमाचा मारे, लेकिन राधिका ने बिजली की तेज़ी से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे झटके से पीछे धकेल दिया। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना सिद्धार्थ सिंघानिया। मैं कोई कमज़ोर शहर की लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे इन गुंडों से डर कर रोने लगूंगी। गांव में मैंने भालू और जंगली कुत्तों का सामना किया है, तुम जैसे पालतू कुत्ते से मुझे कोई डर नहीं लगता। राधिका ने अपनी आवाज़ को एकदम बुलंद रखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए रंगा को इशारा किया, इसे पकड़ो और गाड़ी में डालो। अद्विक को मैं इसके टुकड़े करके भेजूंगा। 2 गुंडों ने आगे बढ़कर राधिका के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। राधिका ने अपने पैर चलाए, छटपटाई और एक गुंडे के पैर पर इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। लेकिन वो लोग गिनती में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने राधिका को ज़बरदस्ती काली एसयूवी में धकेल दिया और गाड़ी को तेज़ी से शहर के बाहरी इलाके की तरफ दौड़ा दिया।
इधर अद्विक अपने ऑफिस के केबिन में बैठा एक मीटिंग ले रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम में लगा हुआ था। तभी उसका प्राइवेट फ़ोन बजा। यह उसके हेड ऑफ सिक्योरिटी का कॉल था। यस। अद्विक ने फ़ोन उठाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिसेज बंसल बुटीक गई थी। हमारी पीछे वाली सिक्योरिटी कार को किसी ने ट्रैफिक में ब्लॉक कर दिया था। जब हमारी टीम बुटीक पहुंची तो वहां सिर्फ मिसेज बंसल की कार थी। उनका फ़ोन टूटा हुआ सड़क पर पड़ा है और ड्राइवर बेहोश है। मिसेज बंसल को किसी ने किडनैप कर लिया है। अद्विक के हाथ से फ़ोन छूटकर टेबल पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने पल भर के लिए अंधेरा छा गया। मीटिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। अद्विक ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो शांत और अनुशासित अद्विक बंसल कहीं गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब मौत का तांडव नाच रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे की एक एक नस उभर आई थी। वह अपनी कुर्सी से झटके से उठा। उसने किसी से कोई बात नहीं की, कोई मीटिंग कैंसिल करने का ऑर्डर नहीं दिया। वो सीधे अपने केबिन से बाहर निकला। उसका असिस्टेंट अमन भागता हुआ उसके पास आया। बॉस, सिक्योरिटी टीम ने फुटेज चेक कर ली है। वो गाड़ियाँ सिद्धार्थ सिंघानिया की थी। वो मैडम को शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ले गया है। अद्विक ने अपनी सूट की जैकेट उतारी और उसे वहीं फर्श पर फेंक दिया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर की और अपनी भारी खौफनाक आवाज़ में बोला, अमन, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। आज मैं सिद्धार्थ सिंघानिया को ये दिखाऊंगा कि उसने अद्विक बंसल की दौलत पर वार नहीं किया है। उसने मेरी रूह पर हाथ डाला है। आज वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अद्विक तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम ऐसा लग रहा था मानो शहर में कोई भूचाल आने वाला हो। राधिका के साथ बिताए गए वो सारे खूबसूरत पल, राधिका की हंसी, उसका वो मासूम सा चेहरा अद्विक की आंखों के सामने घूम रहा था। अद्विक ने खुद से वादा किया कि अगर राधिका को खरोच भी आई तो वह पूरे शहर को आग लगा देगा। आज अद्विक एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक खुखार जानवर बन चुका था। पुराने और खंडर हो चुके उस गोदाम में अजीब सी सीलन और जंग की महक थी। राधिका को एक लोहे की कुर्सी से कसकर बांध दिया गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कलाई पर रस्सी के कसने से लाल निशान पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। वह अपनी गहरी और निडर आंखों से सामने खड़े सिद्धार्थ को घूर रही थी। सिद्धार्थ हाथ में एक लोहे की रॉड लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। उसकी हंसी गोदाम की दीवारों से टकराकर और भी खौफनाक लग रही थी। क्या हुआ मिसेज बंसल, बोलती बंद हो गई? अभी सड़क पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम्हारा पति मुझे ज़मीन में गाड़ देगा। कहाँ है तुम्हारा वो घमंडी पति? आज उसे पता चलेगा कि सिद्धार्थ सिंघानिया का गुरूर तोड़ने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सिद्धार्थ ने रॉड को ज़मीन पर घसीटते हुए एक तीखी आवाज़ पैदा की। राधिका ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और बिल्कुल ठंडे लहजे में बोली, मेरी बोलती बंद नहीं हुई है सिद्धार्थ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जब अद्विक यहाँ पहुँचेगा तो वह तुम्हारी हड्डियाँ कहाँ कहाँ से तोड़ेगा। तुमने अद्विक को सिर्फ बिजनेस में देखा है, आज तुम उसे असलियत में देखोगे। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिद्धार्थ गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गोदाम का वह विशाल लोहे का दरवाज़ा एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ के साथ टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। दो बड़ी काली गाड़ियों ने दरवाजे को टक्कर मारकर अंदर एंट्री ली थी। गाड़ियों के रुकते ही दरवाजे खुले और अद्विक के दर्जन भर हथियार बंद और पूरी तरह से ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही सिद्धार्थ के उन छुट भये गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। यह फिल्मों जैसा कोई एक इंसान का एक्शन नहीं था, बल्कि एक बेहद ताकतवर और अमीर इंसान का अपने पूरे रसूख के साथ किया गया हमला था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुंडों को ज़मीन पर पटक कर उनके हथियार छीन लिए। सिद्धार्थ घबराहट में पीछे हटा। तभी गाड़ियों के पीछे से अद्विक बंसल बाहर आया। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त था, आंखें खून की तरह लाल थी और उसकी शर्ट की आस्तीनें ऊपर मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे लेकिन भारी कदमों से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ रहा था। गोदाम में सिर्फ अद्विक के जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। अद्विक,
राधिका के मुंह से बस इतना ही निकला। उस अदवी को देखकर जो सुकून मिला वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। सिद्धार्थ ने घबराकर जमीन से वो लोहे की रॉड उठाई और अदवी की तरफ चिल्लाया, वहीं रुक जा अदवीक, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं। सिद्धार्थ का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अदवीक ने चीते की फुर्ती से आगे बढ़कर सिद्धार्थ के हाथ से वो रॉड झटके से छीनी और उसे दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने बचने के लिए अदवीक के चेहरे पर एक मुक्का मारा। मुक्का अदवीक के होठों के किनारे लगा और वहाँ से खून की एक पतली सी धार निकल आई। अदवीक को दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। वो मुक्का मानो उसके अंदर के सोए हुए जानवर को जगाने के लिए काफ़ी था। अदवीक ने सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ा और उसे इतनी ज़ोर से पास खड़े एक लोहे के खंभे पर दे मारा कि सिद्धार्थ के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। तूने उसे छुआ कैसे? अदवीक की आवाज़ इतनी खौफनाक और भारी थी कि पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। उसने सिद्धार्थ को ज़मीन पर गिराया और उसके कॉलर को अपने हाथों में जकड़ लिया। मैंने कहा था ना सिद्धार्थ, बिजनेस तक रहता तो मैं तुझे सिर्फ दिवालिया करता। तूने मेरी दुनिया पर हाथ डाला है। अदवीक ने अपना हाथ उठाया और सिद्धार्थ पर अपना पूरा गुस्सा उतारने लगा। यह लड़ाई बिल्कुल असली और खुरदरी थी। अदवीक के हाथ छील गए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक अमन ने आकर उसे पीछे से नहीं पकड़ा। बॉस बस कीजिए, वो मर जाएगा, पुलिस आ रही है, इसे सड़ने दीजिए जेल में, हमें मैडम को देखना है। अमन ने पूरी ताकत लगाते हुए अदवीक को रोका। मैडम शब्द सुनते ही अदवीक को होश आया। उसने सिद्धार्थ को वहीं ज़मीन पर तड़पता हुआ छोड़ दिया और तुरंत राधिका की तरफ पलटा। उसने कांपते हाथों से राधिका की रस्सियाँ खोली। जैसे ही रस्सियाँ खुली, राधिका कुर्सी से उठी, लेकिन कमजोरी और डर की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए। अदवीक ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। राधिका ने अपने दोनों हाथ अदवीक के गले में डाल लिए और अपने चेहरे को उसके चौड़े सीने में छुपा लिया। अदवीक ने भी राधिका को इतनी कसकर गले लगाया जैसे कोई अपनी खोई हुई जान को वापस पाकर उसे कभी छोड़ना ना चाहता हो। तुम ठीक हो राधिका? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? अदवीक की आवाज़ अब कांप रही थी। वो सख्त मिजाज इंसान अब पूरी तरह से टूट चुका था। राधिका ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन डर के नहीं बल्कि अदवीक के लिए प्यार के। उसने अपने अंगूठे से अदवीक के होठ के बहते हुए खून को साफ किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदवीक, लेकिन देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। तुम्हारे हाथ छिल गए हैं। तुम्हें अकेले आगे आने की क्या ज़रूरत थी? राधिका की आवाज़ में डांट से ज़्यादा फिक्र थी। अदवीक ने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही गहराई से बोला, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ राधिका। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अदवीक ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ निकल गया। पुलिस पीछे से सिद्धार्थ और उसके गुंडों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। बंसल मेंशन के उस बड़े से कमरे में आज एक अजीब सी शांति थी। वो पहले वाली तकरार, वो शोर शराबा आज कहीं गायब था। अदवीक सोफे पर बैठा था। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे और वो आंखें बंद किए हुए सिर पीछे टिका कर बैठा था। राधिका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आई। उसने बहुत ही नरमी से कॉटन में दवा लगाई और अदवीक के होठ के किनारे वाले घाव पर रखी। अदवीक ने दर्द से हल्की सी सिसकी ली और अपनी आंखें खोली। राधिका का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों में अभी भी वो घबराहट और फिक्र थी। कहा था ना मैंने, गुंडों से लड़ना आपके बस की बात नहीं है मिस्टर बंसल। सिक्योरिटी वालों को अपना काम करने देते। क्या ज़रूरत थी ऐसे हीरो बनने की? देखिए कैसा कट लग गया है। राधिका ने दवा लगाते हुए धीमी आवाज़ में डांटा, लेकिन उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत ही कोमल था। अदवीक ने अचानक राधिका का हाथ पकड़ लिया, जिससे राधिका वहीं रुक गई। मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था राधिका। अदवीक ने उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान था
जो अपनी सबसे कीमती चीज़ को खोने से डर गया था। जब अम्मा ने बताया कि तुम गायब हो, मेरे अंदर का सब कुछ जैसे सून पड़ गया था। मुझे पहली बार समझ आया कि मेरे इस आलीशान घर, मेरी इस दौलत और मेरी इस कारपोरेट दुनिया का कोई मतलब नहीं है अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं हो। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। अद्विक की बातें इतनी सीधी और सच्ची थी कि राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अद्विक ने राधिका का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा और बहुत ही भारी आवाज़ में बोलना जारी रखा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ नियमों में, बंद कमरों में और जिम्मेदारियों के बोझ तले गुजारी है। मुझे लगा था कि ज़िंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन फिर तुम आई, एक झल्ली, मुंहफट, बेबाक सी तूफान बनकर। तुमने मेरे अलमारी के रंग बदल दिए, मेरे कमरे का सन्नाटा ख़त्म कर दिया। तुमने मुझे बारिश में भीगना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया। अद्विक अपनी जगह से उठा और राधिका के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसने राधिका के ठुड्डी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। मुझे नहीं पता कि प्यार का इजहार कैसे किया जाता है राधिका। मुझे वो फिल्मी बातें करनी नहीं आती। मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, तुमने मुझे एक मशीन से वापस इंसान बना दिया है। मैं तुम्हारे इस पागलपन, तुम्हारी इस बकबक और तुम्हारी इस आज़ादी से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं अब तुम्हारी आवाज़ के बिना एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकता। आई लव यू राधिका। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू खुशी के थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कड़क और रूखा सा इंसान इतनी गहराई से और इतनी सच्चाई से अपने प्यार का इजहार करेगा। राधिका ने अपनी वही पुराने चुलबुली मुस्कान अपने होठों पर लाई और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, आप सच में बहुत बोरिंग है मिस्टर बंसल। मतलब इजहार भी ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी बोर्ड मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो। ना कोई फूल, ना कोई मोमबत्ती और ना ही घुटनों पर बैठना। अद्विक ने हल्की सी स्माइल की और अपने घुटनों पर बैठने ही वाला था कि राधिका ने तुरंत उसके कंधे पकड़कर उसे रोक लिया। अरे पागल हो गए हैं क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे आपका यह बिना फिल्टर वाला सच्चा प्यार ही पसंद है। राधिका ने अद्विक के गले में बाहें डालते हुए कहा, आई लव यू टू अद्विक। और हाँ, अब आपको ज़िंदगी भर मेरी इस आफत को झेलना पड़ेगा। अब कोई रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है। अद्विक के चेहरे पर एक पूरी और सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। उसने राधिका को अपनी बाहों में उठाया और हवा में गोल घुमा दिया। राधिका की खिलखिलाहट से पूरा कमरा गूंज उठा। अद्विक ने राधिका को नीचे उतारा और उसके माथे पर एक बहुत ही प्यार से अपने होठ रख दिए। अद्विक के होठ जैसे ही राधिका के माथे से हटे, दोनों की नज़रें एक बार फिर मिली। उस पल कमरे में पसरी खामोशी में सिर्फ उनकी तेज होती धड़कनें और भारी सांसें साफ सुनी जा सकती थी। अद्विक की आंखों में वो हमेशा रहने वाला कड़कपन, वो परफेक्शन और वो कंट्रोल अब पूरी तरह से पिघल चुका था। उसकी जगह एक ऐसी गहरी बेतहाशा चाहत ने ले ली थी जिसे वो अब और नहीं बांध सकता था। राधिका ने अपनी पलकें हल्की सी झुकाई और अद्विक के सब्र का आखिरी धागा भी टूट गया। उसने अपना एक हाथ राधिका की पतली कमर पर और मजबूती से कसा और उसे अपने और करीब खींच लिया, इतना करीब कि दोनों की शरीरों के बीच से हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। अद्विक का दूसरा हाथ राधिका के चेहरे को सहलाते हुए उसकी गर्दन के पीछे बालों में गहराई से उलझ गया। बिना एक भी लफ्ज़ कहे अद्विक ने अपना चेहरा झुकाया और उसके होठ राधिका के होठों से जा मिले। शुरुआत में वो चुमना बहुत ही धीमा, कोमल और ठहरा हुआ था, जैसे अद्विक इस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहता हो, यकीन करना चाहता हो कि यह सच है। लेकिन जैसे ही राधिका ने अपने दोनों हाथ अद्विक के चौड़े कंधों पर रखे और अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाकर उसे अपनी तरफ खींचा, वो कोमल एहसास एक दीवानगी में बदल गया। अद्विक का वो किस अब गहरा, भूखा और बेहद जुनूनी हो गया था। राधिका के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली जिसे अद्विक ने अपने होठों में ही जब्त कर लिया। दोनों इस वक्त दुनिया भुला चुके थे। अद्विक के होठ राधिका के होठों से हटकर अब उसके चेहरे पर अपना हक जता रहे थे। उसने राधिका की बंद आँखों, उसके गालों और उसकी ठुड्डी को चूमते हुए अपनी तेज सांसों की गर्माहट उसके चेहरे पर बिखेर दी। राधिका का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
कि उसे लग रहा था जैसे वो सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। राधिका के कांपते हाथों ने अद्विक की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। अद्विक ने भी अब खुद को नहीं रोका। उसकी उंगलियां राधिका के टॉप के बटनों को बहुत ही बेताबी लेकिन बेहद नजाकत से खोलने लगी। कपड़े कब खिसक कर जमीन पर गिरे, दोनों को इसका कोई होश ही नहीं रहा। अद्विक के गर्म सख्त हाथों का स्पर्श जब राधिका की नरम ठंडी त्वचा पर पड़ा तो राधिका के शरीर में एक तेज सिहरन सी दौड़ गई। उसने अद्विक के चौड़े सीने पर अपने हाथ रखे, जहां वो अद्विक की बेकाबू धड़कनों को महसूस कर सकती थी। अद्विक, राधिका की आवाज़ में एक अजीब सी मदहोशी और कशिश थी। अद्विक ने भारी आवाज़ में फुसफुसाते हुए अपने होठ राधिका की गर्दन के उस नरम हिस्से पर रख दिए जहां उसकी नब्ज धड़क रही थी। उसने बहुत ही बारीकी और फुर्सत से राधिका की गर्दन को चूमना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपने होठों को उसकी कॉलर बोन तक ले गया। उसका हर स्पर्श, हर किस राधिका के शरीर में एक नई आग लगा रहा था। अद्विक के होठ जैसे जैसे कॉलर बोन से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, राधिका की सांसें और भी भारी और बेकाबू होती जा रही थी। उसने अपने हाथों से अद्विक के बालों को मुट्ठी में कस कर जकड़ लिया और अपनी आंखें पूरी तरह से मींच ली। अद्विक, जो हमेशा अपनी कॉर्पोरेट दुनिया और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता था, आज राधिका के सामने अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। राधिका का वो अल्हड़पन, वो बेबाकी अब एक ऐसे गहरे जुनून में बदल चुकी थी जिसमें अद्विक हमेशा के लिए डूब जाना चाहता था। उस रात उस बड़े से आलीशान और शांत कमरे में कोई नियम नहीं थे, कोई दूरियां नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सिर्फ दो बेतहाशा धड़कते हुए दिल थे जो अपनी सारी दूरियां मिटाकर एक हो रहे थे। सुबह की पहली किरण जब बंसल मेंशन के उस आलीशान कमरे की खिड़की से अंदर आई तो बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट के साथ साथ कमरे के अंदर कुछ अलग ही गुनगुनाहट चल रही थी। बिस्तर पर चारों तरफ सफ़ेद और मुलायम चादरें बिखरी हुई थी। राधिका और अद्विक कभी भी गहरी और सुकून भरी नींद में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। कल रात के उस गहरे एहसास के बाद आज सुबह का माहौल एकदम अलग और जादुई लग रहा था। सबसे पहले राधिका की आंखें खुली। उसने अपनी पलकें झपकाई और खुद को अद्विक की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। अद्विक का एक हाथ उसकी नंगी कमर पर कसकर टिका हुआ था और उसका चेहरा राधिका के बालों में छुपा हुआ था। सोते वक्त भी अद्विक के चेहरे पर वो तनाव या कड़कपन नहीं था, बल्कि एक बेहद शांत और मासूम सा सुकून था। राधिका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अद्विक के बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की। जब अद्विक ने कोई हलचल नहीं की तो राधिका ने झुककर बहुत ही नजाकत से अद्विक की पीठ पर अपने होठ रख दिए। वो एक हल्का और प्यार सा किस था। अद्विक ने जैसे ही राधिका के होठों का वह स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस किया, उसकी नींद उड़ गई। उसने अपनी गहरी आंखें खोली और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान ले आया। सुबह सुबह इतनी बदमाशियाँ, अद्विक ने भारी और रसीली आवाज़ में फुसफुसाते हुए राधिका को अपनी तरफ और खींच लिया। बदमाशी तो अभी मैंने शुरू ही कहाँ की है मिस्टर बॉस, राधिका ने आंख मारते हुए कहा। उठिए, चलिए, बहुत सुबह हो गई है। कुकड़ू को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज संडे है और मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अद्विक ने उसे जाने ना देते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अरे लेकिन नहाना तो है ना, या ऐसे ही गंदे बन कर बैठे रहेंगे? राधिका ने हंसते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तो फिर साथ में चलते हैं, पानी की बचत भी हो जाएगी और समय भी। अद्विक ने अपनी शरारती आंखों से देखते हुए एक ऐसा दांव खेला कि राधिका के गाल मारे शर्म के लाल हो गए। बड़े शातिर हो गए हैं आप, चलिए हटिए, मुझे जाने दीजिए। राधिका हंसते हुए बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ भागने लगी, लेकिन अद्विक ने फुर्ती दिखाते हुए बाथरूम के दरवाजे पर ही उसे दबोच लिया। बाथरूम के अंदर का नज़ारा और भी रंगीन हो गया। शावर चालू था और गुनगुना पानी दोनों के भीगे हुए जिस्म पर गिर रहा था। राधिका शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी कि पीछे से अद्विक आया और उसने अपना चेहरा राधिका की गर्दन के पास झुका लिया। अद्विक, पानी गिर रहा है, मैं गीली हो जाऊंगी।
राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कौन सा मना किया है मैंने? अद्विक ने फुसफुसाते हुए राधिका की कॉलर बोन और कंधे पर अपने होठों से एक हल्का सा किस छोड़ दिया। राधिका सिहर उठी। उसने तुरंत मुड़कर अद्विक की तरफ देखा और बदला लेने के मरोड़ में अद्विक के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए, जिससे वहाँ एक हल्की सी लहबाइट बन गई। ओह जंगली बिल्ली! अद्विक ने दर्द और मजाक में आह भरी। राधिका जोर से हंसती हुई बाथरूम से बाहर भाग गई। पकड़ के दिखाओ तो मानूं। कमरे में कपड़े बदलते वक्त भी दोनों की आंख मिचौली जारी रही। राधिका जब खूबसूरत सा पीला सूट पहनकर तैयार हो रही थी और अपने कानों में झुमके पहन रही थी, तब अद्विक पीछे से आकर उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से हल्के से ट्रेस करने लगा। राधिका के हाथ कांप गए और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। अद्विक प्लीज़, मैं तैयार हो रही हूँ, नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। राधिका ने शीशे में उसे देखते हुए शिकायत भरे अंदाज में कहा, करने दो इंतज़ार, मुझे मेरी आफत से फुर्सत मिले तब तो आ जाऊँगा। अद्विक ने राधिका को अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पर अपना एक हाथ कस कर रखते हुए उसके होठों पर एक लंबा, गहरा और बेताबी से भरा हुआ किस कर दिया। इस बार राधिका ने भी खुद को नहीं रोका। उसने अपनी बाहें अद्विक के गले में डाल दी और उस प्यार में पूरी तरह डूब गई। जब दोनों सांस लेने के लिए अलग हुए तो राधिका के होठ लाल हो चुके थे और आंखों में एक अलग ही चमक थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर सुमित्रा और काव्या पहले से बैठी थी। जब राधिका और अद्विक एक साथ नीचे आए तो उनके चेहरे का वो ग्लो और वो अजीब सी खामोश मुस्कान देखकर काव्या समझ गई। राधिका थोड़ा शर्माते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी और उसने अपना गला ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन उसका दुपट्टा थोड़ा खिसक गया, जिसे उसकी गर्दन और कॉलर बोन के पास वो लाल निशान साफ नजर आ गया जो अद्विक ने छोड़ा था। काव्या ने उसे देखते ही अपनी चाय का कप रोका और जोर से मुंह दबाकर हंसने लगी। अरे वाह राधिका, लगता है सुबह सुबह घर में कोई जंगली बिल्ली आ गई थी। गर्दन पर क्या छपवा कर आई हो? राधिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झट से अपना दुपट्टा ठीक किया और गुस्से में अद्विक को घूरा, जो बड़े मज़े से अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट ले रहा था। सुमित्रा ने तुरंत काव्या को घूरते हुए डांटा, काव्या चुप करो, सुबह सुबह अपनी बहू को ऐसे परेशान मत किया करो। फिर सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए राधिका की प्लेट में पराठा रखते हुए कहा, खा बेटा राधिका, तू आराम से खा। अद्विक और राधिका दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। नाश्ते के बाद अद्विक अपने लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी ईमेल्स चेक करने के लिए डाइनिंग टेबल की बड़ी वाली टैबलेट नुमा स्क्रीन के पास बैठ गया। राधिका उसके पीछे से गुजर रही थी कि अद्विक ने अचानक उसका हाथ खींचा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। राधिका अद्विक की गोद में बैठ गई। अद्विक का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, लेकिन दोनों की निगाहें स्क्रीन पर कम और एक दूसरे के करीब थी। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी खा ही जाएंगे। नज़दीकियाँ इतनी थी कि सांसें आपस में उलझ रही थी। तभी सुमित्रा ने किचन से बाहर आते हुए एक लंबी खांसी दी। बेटा अद्विक, अगर तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो ज़रा ये फाइल देख लोगे? सुमित्रा की आवाज़ सुनते ही दोनों हड़बड़ा कर अलग हुए। अद्विक ने तुरंत अपना लैपटॉप सीधा किया और बहुत ही सीरियस शक्ल बनाकर बोला, हाँ मॉम, बस अभी देख रहा हूँ। राधिका वहाँ से भागने लगी और पीछे से सुमित्रा की हंसने की आवाज़ आ रही थी। चलो अच्छा है, घर में अब रौनक तो है। समय पंख लगा कर उड़ गया था। बंसल मेंशन में अब सिर्फ अद्विक और राधिका की नोक-झोंक नहीं थी, बल्कि उसमें एक बहुत ही प्यारी और नटखट आवाज़ भी जुड़ चुकी थी। आज से ठीक 3 साल बाद की एक खूबसूरत सुबह थी। कमरे में हल्की धूप खिली थी। राधिका पहली नींद में सो रही थी। तभी अचानक बेड पर किसी के छोटे छोटे कूदने की आवाज़ आई। मम्मी उठो, मम्मा, ओ मम्मा। ये 2 साल की नन्ही परी, जिसके बाल बिल्कुल राधिका की तरह घुंघराले और आंखें अद्विक की तरह बड़ी बड़ी थी, सीधा राधिका के पेट पर आकर कूद पड़ी। यह उनकी बेटी बेबी थी। राधिका हड़बड़ा कर उठी और उसने नींद भरी आंखों से अपनी छोटी सी जान को देखा, जो हाथ में एक प्लास्टिक की नकली छड़ी लेकर खड़ी थी।
बेड के दूसरे किनारे पर अद्विक अपना सिर पीटते हुए लेटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह तकिए से अपना कान दबाए हुए था। अरे भाग्यवान, मेरी नींद पूरी क्यों नहीं होने देती ये छोटी राक्षसी। अद्विक ने अपना सिर पीटते हुए बुदबुदाया। कैसी मम्मी है तुम्हारी राधिका, सुबह के 6 बजे उठकर सिर पर चढ़ जाती है। राधिका ने अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए बेटी को गोद में उठाया और गाल पर एक जोरदार पपियां दी। अरे मेरी सुहानी सुबह, तुम इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो बेटा। तभी छोटी सी बेबी ने अपना मुंह फुलाया और अद्विक के बाल खींचते हुए बोली, पापा उठो, पापा आ गए नीचे, खेलने चलो। अद्विक के हार मानते हुए अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। कसम से ये दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देगी। राधिका ने ज़ोर से ठहाका लगाया और बेटी को लेकर खड़ी हो गई। चलो मिस्टर बॉस, आपकी ये छोटी बॉस आ गई है, अब बिस्तर छोड़िए और उठिए। जब तीनों नीचे डाइनिंग एरिया में आए तो राधिका ने सबसे पहले अद्विक के गाल पर एक बहुत ही क्यूट सा किस किया। यह देखकर छोटी सी बेबी को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर रखे, पैर पटका और अपने तुतलाते अंदाज में तेज आवाज़ में बोली, नो पापा, मम्मा मेरी है, मम्मा को सिर्फ मैं किस करूँगी, पापा बैड हैं। अद्विक ने मज़े से अपनी बेटी को देखा और जानबूझकर राधिका के होठों के पास झुककर एक बहुत ही प्यारा सा किस कर दिया। बेबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने छोटे से हाथों से अद्विक का कुर्ता खींचा और रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, मम्मा देखो ना पापा को, ये गंदे हैं, मम्मा मेरी है। राधिका अपनी बेटी की इस क्यूट सी जेलेसी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, अरे मेरी जान, मम्मा तो सिर्फ तुम्हारी है और ये पापा भी तुम्हारे ही हैं ना। अद्विक ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी और पत्नी दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने राधिका की तरफ देखा और प्यार से कहा, हाँ यह मेरी खूबसूरत बीबी है और यह मेरी दुनिया की सबसे प्यारी सी लिटिल शुगर। राधिका ने मुस्कुराकर अपना सिर अद्विक के कंधे पर रख दिया। कहाँ तो वो गांव की एक झल्ली लड़की थी और कहाँ इस शहर का सख्त बिजनेसमैन, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बंसल मेंशन की वो दीवारें अब सच में एक खुशहाल परिवार के प्यार, खिलखिलाहट और इस नन्ही सी गुड़िया की शैतानियों से हमेशा के लिए आबाद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।